friends, welcome to Simi's Edu Center and this is Simi here. Today we are continuing our chapter Force of Class 10th Physics ICSE. हमने अपने प्रीवियस क्लास में टॉर्क के बारे में पढ़ा और लीनियर और रोटेशनल मोशन के बारे में पढ़ा। आज का हमारा टॉपिक है कपल। कपल क्या होता है? अगर हम सिंगल फोर्स लगाते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी पाइवोटेड बॉडी में, तो क्या हम उसमें रोटेशन ला सकते हैं? नहीं, उसमें हम रोटेशन नहीं ला सकते हैं। हमें रोटेशन के लिए हमेशा पेयर ऑफ फोर्सेस लगाने पड़ेंगे। तो जो पेयर ऑफ फोर्स लग रहा है किसी भी मूवमेंट के लिए वो है कपल है। ये पेयर ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट पैरेलल फोर्सेस है जो कि किसी ऑब्जेक्ट में लग रहा है, बट वो जो फोर्स लग रहा है वो सेम लाइन में नहीं लग रहा है। इट मींस डिफरेंट लाइन में दो फोर्स लग रहा है। हमने डोर वाला एग्जाम्पल पहले देखा था, उसमें हमने क्या करा था कि फोर्स जो लग रहा था वो भी दो फोर्स लग रहा था। पहला फोर्स जो लग रहा था कि डोर के हैंडल में लग रहा था जो हम लगा रहे थे, और दूसरा फोर्स जो लग रहा था वो इक्वल और अपोजिट लग रहा था जो कि फोर्स ऑफ रिएक्शन लग रहा था हिंज के तरफ से। ठीक है, उसी तरह अगर हम वाटर टैप, जैसे कि अगर हम पानी का नल खोलते हैं, टैप जो खोलते हैं, तो हम दो फिंगर का यूज होता है उसमें। कभी हम एक फिंगर से टैप को नहीं खोल पाएंगे। हम जो फोर्स लगाते हैं वो दो फोर्स लग रहा है, इक्वल और अपोजिट फोर्स। ऐसा तो हम कभी इंटेंशन से नहीं कर सकते हैं कि एक फिंगर से हम ज्यादा फोर्स लगा दिए और दूसरे फिंगर से कम फोर्स लगा दिए। हम दो फिंगर से फोर्स लगा रहे हैं टैप को ओपन करने में या क्लोज करने में, टाइट करने में या क्लोज करने के लिए, और जो फोर्स लग रहा है वो हमेशा इक्वल फोर्स लग रहा है और अपोजिट इन डायरेक्शन लग रहा है। तो ये है कपल का एग्जांपल। ठीक है, नेक्स्ट, और भी किसी भी कैप को टाइटन करना है आपको या लूजन करना है, उसमें भी फोर्स हम लगा रहे हैं अपने हैंड से। जैसे कि यहाँ पे फिगर पे आप देख सकते हैं कि टाइटन कर रहे हैं कैप को या लूजन कर रहे हैं, तो हमें फोर्स जो लगाना पड़ रहा है अपने डिफरेंट फिंगर से लगाना पड़ रहा है और वो इक्वल है और अपोजिट फोर्स है। या फिर हम किसी लॉक में की को टर्न कर रहे हैं, टी को घुमा रहे हैं, क्लोज कर रहे हैं, ओपन कर रहे हैं की को, तो उसमें भी फोर्स जो हमारा लग रहा है वो इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। स्टीयरिंग में जब हम कार के स्टीयरिंग व्हील को घुमा रहे हैं तो उसमें भी जो फोर्स लग रहा है वो भी इक्वल एंड अपोजिट लग रहा है। तो ये सारा जो एग्जांपल है वो कपल का एग्जांपल है। नेक्स्ट इज मोमेंट ऑफ कपल। मोमेंट ऑफ फोर्स जैसे हमने पहले पढ़ा था कि मोमेंट ऑफ फोर्स, वैसे ही है मोमेंट ऑफ कपल। ठीक है, इसमें क्या है, हमने एक ए बी बार लिया है। जो ए बी बार है जो कि जीरो ओ पॉइंट जो है उससे पाइवोटेड है, उसमें एंड ए और एंड बी दोनों में इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस लग रहे हैं जिसका फोर्स का मैग्नीट्यूड एफ है। ठीक है, एंड बी में भी और एंड बी में, और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, पॉइंट ए और पॉइंट बी का जो डिस्टेंस है वो है डी। तो अगर हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो क्या होगा, अगर एंड ए के अक्रॉस हमें मोमेंट ऑफ फोर्स निकालना है तो क्या होगा, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड ए के अक्रॉस अगर हमें निकालना था एफ इनटू ओ ए। ठीक है, और वो डायरेक्शन किस डायरेक्शन में लग रहा है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है। अगर मोमेंट ऑफ फोर्स हमें एंड बी के अक्रॉस निकालना है तो इसमें भी क्या होगा, फोर्स इनटू ओ बी डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे ओ बी है। ठीक है, तो ये भी जो लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन ही लग रहा है। तो दोनों फोर्स को जब हम ऐड करते हैं तो इट मीन्स टोटल मोमेंट ऑफ कपल जो आता है वो क्या है, F इंटू ओ ए प्लस एफ इंटू ओ बी। ठीक है, तो अगर F को हम कॉमन ले लेते हैं तो क्या आता है, F इंटू ओ ए प्लस ओ बी। तो ओ ए प्लस ओ बी क्या है, ए बी होता है। ए बी क्या है, ये डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, जो कि कॉमनली एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में लग रहा है क्योंकि दोनों में फोर्स जो लग रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो टोटल कॉमन जो होगा वो भी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन होगा। तो मोमेंट ऑफ फोर्स का फॉर्मूला हो गया वही सेम, फोर्स मोमेंट ऑफ कपल, मोमेंट ऑफ फोर्स का जो हमने पढ़ा था वही, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसमें डायरेक्शन एडेड है कि डायरेक्शन जिस डायरेक्शन में होगा वो उस डायरेक्शन में हमें इंडिकेट करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडीज। हमने अभी देखा कि सिंगल फोर्स लगाते हैं तो ट्रांसलेशन मोशन होता है, और अगर हम टू पेयर ऑफ इक्वल फोर्सेस लगाते हैं तो वो, अगर बॉडी पाइवोटेड है तो उस बॉडी में क्या होगा, रोटेशनल मोशन प्रोड्यूस होगा। बट अगर किसी केस में हम दो या दो से ज्यादा फोर्स लगा रहे हैं बट फिर भी रिजल्टेंट फोर्स जो हो रहा है वो जीरो हो रहा है, तो उस कंडीशन को हम क्या करेंगे, उस कंडीशन को हम इक्विलिब्रियम कहेंगे। इक्विलिब्रियम कंडीशन में हम फोर्स जितना भी लगा रहे हैं वो बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहेगा, और वो बॉडी अगर मोशन में है, अगर वो मूव कर रहा है तो वो मूव करता ही रहेगा। नेक्स्ट इज कंडीशन ऑफ
फॉर इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के लिए कंडीशंस क्या क्या होने चाहिए, तो इसके दो कंडीशन होने चाहिए। फर्स्ट कंडीशन है कि रिजल्टेंट जितने भी फोर्स लग रहे हैं उस ऑब्जेक्ट में, उस बॉडी में, वो रिजल्टेंट फोर्स जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। और सेकंड कंडीशन है कि अलजेब्राइक सम जो है मोमेंट ऑफ फोर्स जो हमने अभी निकाला था, अभी ए बी बार का जो हमने मोमेंट ऑफ कपल निकाला था, उसका जो सारे का मोमेंट ऑफ सम ऑफ मोमेंट्स जो होना चाहिए वो किसी भी पॉइंट ऑफ रोटेशन पे सारा अलजेब्राइक सम जो होना चाहिए वो जीरो होना चाहिए। दिस काइंड्स ऑफ इक्विलिब्रियम, दो इक्विलिब्रियम टू काइंड्स के होते हैं, एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम और दूसरा है डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है, जब कोई बॉडी रेस्ट में है, स्टेट ऑफ रेस्ट में है, और वो हम कितने भी फोर्स उसमें लगाते रहें फिर भी वो उस बॉडी में कोई डिफरेंस नहीं आए, उस वो बॉडी जो है वो अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट ही में रहेगा, उसमें कोई भी मूवमेंट नहीं आएगा, तो उस कंडीशन को हम स्टैटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इसे हम एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हैं कि एक बॉक्स है जो कि टेबल पे पड़ा हुआ है। ठीक है, टेबल पर रखा हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, लेट सपोज कीजिए कि राइट हैंड साइड पे हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड पे से भी हम 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, तो क्या क्या ये ऑब्जेक्ट मूव करेगा? ये ऑब्जेक्ट नहीं मूव करेगा, क्योंकि दोनों साइड से जो फोर्स लग रहा है वो इक्वल फोर्सेस लग रहा है। और तो वो बॉडी जो है जिस कंडीशन में है, वो जिस पोजिशन में है वो उसी पोजिशन में रहेगा, उसका पोजिशन बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। तो ये ऐसा कंडीशन जो होता है वो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का एग्जांपल होता है। बट अगर सपोज कीजिए कि दोनों एंड में डिफरेंट डिफरेंट फोर्सेस लग रहे हैं, एक साइड से 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और दूसरे एंड से 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ये बॉडी तो इक्विलिब्रियम में ही नहीं होगा, क्योंकि एक साइड से 20 है, एक दूसरे से 20 है, तो ऑब्जेक्ट तो मूव कर जाएगा, जिस साइड से ज्यादा फोर्स लग रहा है उस साइड मूव कर जाएगा। तो ये इक्विलिब्रियम का हमारा कंडीशन ही होता है कि हमारा जो बॉडी है वो सम ऑफ फोर्सेस जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स वो जीरो होने चाहिए। जितने भी फोर्स लग रहे हैं 2 और 3 और 4, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं सारे जो होता है वो जीरो होना चाहिए, सम ऑफ फोर्सेस। ठीक है, नेक्स्ट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम। डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या होता है, अगर किसी भी बॉडी में सेवरल फोर्सेस लग रहे हैं और अगर वो बॉडी मोशन में है तो वो मोशन में ही रहेगा और उसमें कोई चेंजेस नहीं आ गए, जितने भी फोर्सेस अगर लग रहे हैं फिर भी वो बॉडी मोशन में ही है, तो उस इक्विलिब्रियम कंडीशन को हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम कहेंगे। ठीक है, इसका एग्जांपल एरोप्लेन का एग्जांपल आप यहाँ पे ले सकते हैं कि एरोप्लेन जो मूव कर रहा है सर्टेन हाइट में, अगर वो मूव कर रहा है, फ्लाई कर रहा है जब एरोप्लेन, तो क्या करता है वो अपने ही पोजीशन में मूव करता है। तो वो तो अभी कभी भी ऐसा नहीं होता है कि एरोप्लेन कभी अप मूव करके डाउन आ रहा है, डाउन करके अप आ रहा है, ऐसा तो नहीं है। जो पाथ वो फॉलो कर रहा है सेम वही पाथ में वो हमेशा चलता जाता है। ठीक है, तो ये है डायनेमिक इक्विलिब्रियम का। एरोप्लेन में क्या होता है कि अप साइड में वो लिफ्ट लग रहा है और डाउनवर्ड साइड में उसको बैलेंस करने के लिए वेट से वो बैलेंस हो रहा है। ठीक है, तो दोनों साइड अपवर्ड लिफ्ट और डाउनवर्ड वेट ये दोनों से बैलेंस हो जा रहा है, तो वो जिस पोजीशन में है वो उसी पोजीशन में रहेगा। ठीक है, इसका और एक एग्जांपल ले सकते हैं, प्लैनेट्स जो हैं, प्लैनेट जितने हैं वो सन के अराउंड मूव कर रहे हैं, कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहे हैं। ऐसा तो कभी नहीं हो रहा है कि प्लैनेट का स्पीड कभी बढ़ रहा है या घट रहा है, ऐसा नहीं हो रहा है। तो ये भी डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ही एग्जांपल है कि जिस स्पीड से वो मूव कर रहा है उसी स्पीड से मूव करता रहेगा, जितने भी फोर्सेस लग रहे हैं वो आपस में नलीफाई हो जाएंगे। नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट। जब सेवरल फोर्सेस लग रहे हैं किसी भी पाइवोटेड बॉडी में, तो बॉडी वो मूव रोटेट करता है। ठीक है, तो हमें हमेशा उसके रिजल्टेंट फोर्स का निकालना होता है। तो हम रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, अलजेब्राइक सम से निकालेंगे। ठीक है, और हम ये तो पहले से ही जानते हैं कि एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है वो पॉजिटिव होता है और क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, इक्विलिब्रियम के कंडीशन में प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट क्या होता है, जितने भी सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है वो इक्वल हमेशा होते हैं सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट से। ठीक है, तो ये हमें न्यूमेरिकल सॉल्व करने में बहुत हेल्पफुल रहेगा ये पॉइंट कि सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ क्लॉकवाइज मूवमेंट। थैंक यू।